dated 23rd July 2020. So let's begin with the first news of today, जहां हम बात करते हैं again the same topic that is the Pegasus spyware के बारे में. We all know कि जब से हमारा monsoon session start हुआ है, there is a disruption going on against the Trinamool Congress party with the ruling government और वो सेशन जो है वो पूरी तरह से टेक ऑन हो नहीं पा रहे हैं. अगेन द सेम थिंग हैपेंड ऑन थर्सडे, जहां पर हमारा जो पार्लियामेंट था, जहां पर जो दोनों हाउसेस थे हमारे, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों के ही प्रोसीडिंग्स को पैरालाइज कर दिया गया बिकॉज अगेन देयर वाज अ प्रोटेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द तृणमूल पार्टी, जहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है रिलेटिंग टू टू इश्यूज. फर्स्ट इज द पेगासस एंड सेकेंड आता है हमारा फार्म लॉस के ऊपर. उसी के साथ एक सिचुएशन ये तो आ गई थी कि जो हमारी राज्यसभा है वहां पर बहुत ही ज्यादा अगली सीन पाया गया, जहां हमारे जो एडजॉर्नमेंट्स के बाद जब हमारे जो आईटी के मिनिस्टर थे वो अपना एक रीड कर रहे थे, स्टेटमेंट्स रीड कर रहे थे विद पेपर, तो तृणमूल के कांग्रेस के मेंबर शांतनु सेन उन्होंने उसको स्नैच करके तोड़ कर दिया था उस स्टेटमेंट को, एंड दैट वाज अ वेरी अगली सीन्स विटनेस्ड ओवर देयर, जिससे बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्शंस और बहुत ज्यादा ही इश्यूज क्रिएट हो गए. ओके, एंड ये भी देखा गया है कि जो हमारी लोकसभा है वहां पर के जो मिनिस्टर्स है उन्होंने एक अनसक्सेसफुल ट्राई किया है टू रीड द अनदर कॉपी, एंड ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन हमारे सेशंस में पाई जा रही है. हमें यहाँ दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, दैट इज द पेगासस स्पाईवेयर, जो बहुत ही ज्यादा न्यूज है. ये जो यहाँ पर एक न्यूज पुट ऑन किया गया है, दैट इज इजराइल पैनल टू रिव्यू एनएसओ, अगेन विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट आर्टिकल एज वेल. उसी में एक और एक केस जो हमें बताते हैं कि थ्रेटेंड बाय मिनिस्टर, हमें ये बताया गया है कि तृणमूल मेंबर्स इन राज्यसभा alleged that Mr. Singh was threatened by Union Minister Hardeep Puri to summon the former with a gesture once live transmission of the proceedings had stopped. तो ये इस वजह से उन्होंने सेम एक रिएक्शन इधर दिया है जो उनके साथ हुआ था, as he claimed that he was threatened by him. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इसी के टॉपिक को पेगासस स्पाईवेयर को ही कंटिन्यू करके हम ये देखते हैं, जहां हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो एनएसओ है वो उसको रिव्यू करने वाले हैं, एंड फाइनली दे हैव अपॉइंटेड अ कमीशन टू रिव्यू द एनएसओ. एनएसओ ने जो अपना जो स्पाईवेयर है, दैट इज पेगासस, जिस कंट्री को भेजा है फॉर अ गुड सेक, फॉर टैकलिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर टैकलिंग द एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज, उसका जहां जहां मिसयूज हो रहा है उसको पूरी तरह से रिव्यू करने के लिए यहाँ पर एनएसओ ने कमीशन बनाए हैं. अब यहाँ पर बहुत सारी चीजों को लिया जाएगा, जहां पर जो एलिगेशंस है दैट पेगासस स्पाईवेयर वाज मिसयूज्ड, lawmaker says all aspect of granting license will be looked on, कि किसको अब लाइसेंस देना है नहीं देना है उन चीजों को भी देखा जाएगा. बिकॉज कल हमने एक डेटा देखा था जहां पर हमारे जो काफी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के भी नाम इसमें इंक्लूड हो चुके थे. ठीक है, तो ये जो एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड सिचुएशन हमारे यहाँ बन रही है उसको टैकल करना काफी ज्यादा जरूरी है. तो इसीलिए इजराइल ने इस चीज का एक स्टेप फाइनली ले लिया है. लेट्स सी इनको क्या इन्वेस्टिगेशंस मिलता है, किस तरह से इनका ग्रुप रिव्यू करेगा, किस तरह से सारी चीजें हमें बाहर आती है. उसी में फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है कॉल्स नेशनल सिक्योरिटी मीट, बिकॉज जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक हमने देखा था इनका भी कल एक स्पाईवेयर के लिस्ट में नाम आया हुआ था, जहां वो डिस्कस करते हैं इजरायली मेड स्पाईवेयर आफ्टर reports Abbas it's used in France. Again the same thing, the president is following this subject closely and takes it very seriously because definitely he has been listed there. उसी में China condemns spyware surveillance on Thursday, strongly condemned cyber surveillance. China, as we all know, is always condemning all these issues. Cyber surveillance is a common challenge to all countries, a part of wide cyber security threat. Definitely, this is a threat to all the countries, not only in India. You all can see this. जो हमने list देखा था, it is for every country. Is now it's become a threat
threat to all the countries and there is a reason. इस वजह से हमें एक स्टेप लेने की जरूरत है. Even we are taking some steps in the India as well, जहाँ काफी अपील्स प्लीज फाइंड किए जा रहे हैं. You all can see this article जहाँ plea in Supreme Court seeks SIT probe into Pegasus. SIT is basically Special Investigation Team. जहाँ एक पेटिशन फाइल हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे यहाँ पर भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का होना चाहिए इसका रिपोर्ट करने कि जो गवर्नमेंट है इसका जो पेगासस का स्पाईवेयर यूज कर रही है अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट या खुद के मिनिस्टर्स के लिए इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है. और उसी में एक ये भी पिटीशन फाइल हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट में बाय एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा जहां उन्होंने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन किया है. He says whether the constitution allows the prime minister and his minister to snoop on citizens of India for their vested political interests. So this is a very good question asked over here and जहाँ पर हमें ये पता है कि Pegasus is not just a surveillance tool, it is a cyber weapon being unleashed on Indian polities. का बहुत ही पॉलिटिकल टर्म्स में मिसयूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल चीजों के लिए मिसयूज किया जा रहा है. जिस चीज में उसको यूज होना चाहिए था शायद उसके इफेक्ट्स हमें नहीं दिख रहे बट मिसयूज के काफी दिख रहे हैं. ठीक है. अब उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है, if Pegasus is present in India we stand out because we are part of club of mostly authoritarian and semi-authoritarian states using this technology. As we all know this Pegasus is harming our right to privacy. जहाँ हमारे जो फोन्स को पूरा प्राइवेसी पूरा लीक किया जाता है या उनका पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज जहां हम बात करते हैं if it was not shortage of oxygen what was it? Ask AMU doctors, that is Aligarh Muslim University doctors. ये आर्टिकल के ऊपर हमने कल भी डिस्कशन किया था अगर आपको याद होगा जहां हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह है उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था टू द स्टेटमेंट ऑफ राज्यसभा जहां यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सीज अगेन खड़ी हो चुकी है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमने बनाया ही नहीं है कि कोई डेथ ऑक्सीजन के लैक पर हो रही है. रिकॉर्ड्स तो डायरेक्टली ये बनाए जाते हैं कि कोविड-19 पेशेंट्स की डेथ हो गई है. इसका बाइफिकेशन हमने ये नहीं किया है कि डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई है या नहीं. तो इसी के ऊपर अगेन हमारी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उनके भी कुछ डॉक्टर्स ने इसका क्वेश्चन उठाया है. अब उन्होंने ये चीज बताई है कि जो हमारे जो डॉक्टर्स है उन्होंने काफी चीजों को विटनेस किया है. अराउंड देयर वर 300 ऑक्सीजन बेड्स दैट वर ऑक्यूपाइड एंड देयर वाज स्टिल लैक ऑफ इट. उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि जो ये लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वाज रनिंग टू फुल द कैपेसिटी एंड इवन a slight drop in pressure could increase the severity of disease in patient who required high flow of oxygen. तो आप ये जो कह रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर ये 300 बेड्स के भी क्यों कम पड़ रहे थे? ये पूरी तरह से ऑक्यूपाइड थे. स्टिल द पीपल वर इन लाइन, स्टिल द सिचुएशन वाज नॉट हैंडल्ड. उसी के साथ एक हमने प्लांट किया था जो ऑक्सीजन प्लांट किया था. अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो उसको प्लांट करने की हमें क्या जरूरत थी? ये भी चीज का ही है. उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि एएमयू ने खुद 22 स्टाफ मेंबर्स को लूज किया है ड्यूरिंग द सेकेंड वेव. ठीक है. एंड उसी में अगर हम देखें वाई न्यू ऑक्सीजन प्लांट, अगर आप कह रहे हो कि था तो फिर आपको जरूरत नहीं थी कि आप एक न्यू ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप करो. ओके. ऑल्सो इफ देयर वाज नो शॉर्टेज व्हाई वाज ऑक्सीजन प्लांट बिल्ट. उसी में एक और एक ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स द हार्म. अब इसमें ये बोला जा रहा है वी नो दैट नो डॉक्टर वुड राइट दैट द कॉज. जैसे कि अब हम एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कोविड पेशेंट्स की तो हम सिर्फ ये प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर इस पेशेंट की डेथ ड्यू टू कोविड-19 हुई है. बट किसी डॉक्टर ने उसको इस तरह से मेंशन नहीं किया कि इसका शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई एंड दैट इज वेरी इलॉजिकल टू मेंशन आल्सो. आज अगर हमें डेंगू फीवर वगैरह भी होता है तो हमारे डॉक्टर्स हमें सिर्फ एक डिजीज का नाम मेंशन करते हैं कि डेंगू से या हार्ट अटैक से हुई है. बट कोई इतना इंटरनली जाके नहीं करता है कि वेंटिलेटर नहीं मिला या इस वजह से फैसिलिटीज नहीं मिली इस वजह से डेथ हो गया. दैट इज वेरी इलॉजिकल स्टेटमेंट गिवन.
ओके, सो यही चीजों के ऊपर कहा है एएमयू के डॉक्टर्स ने कि अगर ये शॉर्टेज नहीं था तो फिर क्या था। अगर आप बोल रहे हो कि वो शॉर्टेज नहीं था तो फिर आप बोल रहे हो कि ये रिपोर्ट्स में शॉर्टेज नहीं है, तो अभी आप हमें ये बताओ कि फिर क्या है। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, द जनरल परसेप्शन इन सोसाइटी इज दैट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, इफ रियली वाज अदरवाइज द नेशन शुड नो। आप हमें बताओ कि अगर वो नहीं था, शॉर्टेज नहीं था, तो फिर किस वजह से इतनी डेथ्स हो रही थी, क्या फैसिलिटीज लैक कर रही थी जिसकी वजह से इतनी डेथ्स हुई है। द नेशन वांट्स टू नो, ये क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां हम बात करते हैं एनालिसिस बाय एनजीओ रिवील्स माइक्रोप्लास्टिक्स इन गंगा। अगेन अ वेरी गुड टॉपिक टू कंसिडर। आप इसको एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो बिकॉज उसी के ऊपर है माइक्रोप्लास्टिक्स, जहां आता है मैनेजमेंट एंड ऑल उसी पे आता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं देयर आर सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन की हम बात करने वाले हैं, क्लाइमेट इम्पैक्ट पर भी आप इसको लिंक कर लोगे बाद में। ओके, अब यहाँ कैसे चीजें बताई गई है कि हमारी जो एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है टॉक्सिक लिंक। ठीक है, टॉक्सिक्स लिंक, इन्होंने एक डेटा रिलीज किया है जहां पर उन्होंने बताया है द पोल्यूशन बाय माइक्रोप्लास्टिक हैज वल्नरेबल इम्पैक्ट ऑन गंगा। ठीक है, आप अगर गंगा की रिवर को देखोगे तो जो पूरे 5 स्टेट्स में हमारी फ्लो होती है जिसमें बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। एंड बेसिकली अगर आप देखो इस माइक्रोप्लास्टिक का इम्पैक्ट किस पे होगा, डेफिनेटली जो मरीन पॉल्यूशंस। ठीक है, हमारे मरीन जो मरीन एनिमल्स है उनके ऊपर होगा, जो मरीन लाइफ है उनके ऊपर होगा, and definitely that would be lead to contamination of water and many more problems. अब यहाँ पर अगर आप देखो कि ये जो सोर्स रिकॉग्नाइज किया गया कि ये इतना जो हमारा माइक्रोप्लास्टिक्स है वो आता कहाँ से है, तो इट इज बीन टेकन अप कि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हमारे जो रिलीजियस ऑफरिंग्स हो गए, जो अनट्रीटेड सीवेज होते हैं मैनी सिटीज से उसकी वजह से हो गया, wrapped in non-degradable plastics हो गए। तो ये सारे सब चीजें कंट्रीब्यूट करती है टू द माइक्रो प्लास्टिक जो बहुत ही ग्रेटर लेवल पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इन माइक्रो प्लास्टिक्स का क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स के जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रिवर्स में डायरेक्टली फ्लो कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और ये रिवर आसपास की जगहों पर फ्लो होकर इसको पूरी तरह से फैला देती है हर स्टेट्स में। इवन व्हेन इट लिंक्स टू ओशन, वो ओशंस में भी जाकर मिल जाता है। सो यू ऑल कैन सी हाउ इट इज गोइंग ऑन अ वास्ट स्केल। ठीक है, उसी में द स्टडी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक अलोंग रिवर गंगा वाज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल्स एट हरिद्वार, कानपुर एंड वाराणसी। जो सैंपल्स हमने उठाए हैं इसके माइक्रोप्लास्टिक्स के, वो हमने हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी ये 3 जगहों से लेकर हमने उसके सैंपल्स का स्टडी किया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें पाई गई है, एक तो है सिंगल यूज एंड सेकेंडरी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक हमें मिले हैं। ठीक है, उसी के साथ ये जो हमारी एनजीओ उनके साथ हमारी जो दूसरी कंपनी मिलकर काम कर रही थी, दैट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन गोवा, जिन्होंने कोलैबोरेट करके इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप शेप्स एंड नेचर देखोगे जो हमारे फाइबर फ्रैगमेंट्स और बेड्स वगैरह के ऊपर है, तो वो काफी ही चेंज आते हैं, हमें बहुत ही चेंजेबल दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफर करते हैं। और जो माइक्रो बेड्स है हमारे जो वाराणसी और कानपुर में, while no beds were found in हरिद्वार। सो यू ऑल कैन सी जो हमारा बेड्स होता है, ठीक है, माइक्रो बेड्स होता है, पहले तो यहाँ पर जो वाराणसी और कानपुर है वहां पर तो थोड़ा सा है, बट स्टिल हरिद्वार पे देखोगे तो वहां पर है ही नहीं। सो यू ऑल कैन सी हाउ मच मोर इट कैन अफेक्ट एंड द एक्वेटिक लाइफ वुड बी अफेक्टेड मोर। ठीक है, उसी में अब हमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी सिविल सोसाइटीज है, उनको एक माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन के लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए, उनको इस चीजों को, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। यहाँ पर उनको स्टेप्स लेने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, और इसके ऊपर एक रिडक्शन वाला प्रॉब्लम या रिडक्शन वाला एक सॉल्यूशन स्टार्ट करने की हमें जरूरत है। Moving to the next news,
जहां हम बात करते हैं President-elect of UNGA to meet PM Modi today. UNGA is United Nations General Assembly. इसके जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं दैट इज द मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, हु इज आल्सो द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूएनजीए। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है जयशंकर, मिस्टर एस जयशंकर, उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है। सितंबर में इनका सेशन होगा, उसके बाद इनकी टॉक्स होने वाली है जहां पर दे विल बी फोकसिंग ऑन सर्टेन डेवलपमेंट्स और द रिलेशंस बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया। इस टॉपिक को आप इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशंस में आप इसको लिंक कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर काफी चीजें होने वाली है जहां पर आप बात करोगे कि डेवलपमेंट्स के लिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट किए जाएंगे, एमओयू साइन किए जाएंगे और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए गए थे उसके ऊपर बात की जाएगी। उसी में मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने हमेशा से और सबसे पहले इंडिया को ही थैंक किया था, बिकॉज इंडिया का सबसे ज्यादा सपोर्ट था उनको फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, और उसी में ये लोगों ने मिलकर इस चीज के ऊपर बात करने का डिस्कशन किया है। सो बेसिकली इट कैन बी अ गुड इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, जहां हम बात करते हैं सपोर्ट फॉर ऑर्फन्स इज वेरी इन प्रोग्रेस। इस टॉपिक को आप फेडरलिज्म से लिंक कर सकते हो, बिकॉज वी ऑल नो ये एक टॉपिक आता है कोविड-19 से भी, बिकॉज हमारे कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हुई है, काफी जो बच्चे हैं ऑर्फन हो चुके हैं, ठीक है। अब ऑर्फन होने की वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था दैट गवर्नमेंट वुड लॉन्च अ स्लीव ऑफ मेजर्स फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड-19। अब इस तरह से जो हमारे अलग अलग स्टेट्स है उन्होंने अलग अलग मेजर्स पुट ऑन किए हैं, जहां हमारे अलग अलग स्टेट्स में आते हैं। जैसे हमारी जो सेंटर है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है, जहां पर वो डिफरेंट मेजर्स लेगी चिल्ड्रन के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, जहां वो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करेगी, हेल्थ के ऊपर फोकस करेगी, सोशल सपोर्ट के ऊपर फोकस करेगी, और इस तरह से जो हमारी स्टेट्स है वो अलग अलग रिस्पेक्ट में उनके लिए काम कर रहे हैं। जैसे आज अगर हम महाराष्ट्र की पहले बात करें, महाराष्ट्र ने 482 चिल्ड्रन जो आते हैं एज ग्रुप फ्रॉम 0 to 18 में, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, उनको पाया है, मतलब वो उनको मिले हैं, और उसी में उन्होंने क्या एलोकेट किया है, ₹10 करोड़ उन्होंने इस स्कीम के लिए एलोकेट किए हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ओके, फिर उसी के साथ जो हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी काफी योजना को देखते हुए ₹50,000 के जो 50,000 जो है उन्होंने इस स्कीम के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है, और उसी में उन्होंने काफी चीजों को उनका बेनिफिट करवाया है बच्चों के लिए, काफी जो स्कीम्स में चीजें है एजुकेशन हेल्थ वगैरह का कंपेंसेशन वगैरह प्रोवाइड करवाया है। ओके, उसी में अगर आप देखोगे और भी जो हमारी दूसरी स्टेट्स आती है, जैसे कि कर्नाटका हो गई, कर्नाटका ने भी 89 चिल्ड्रन जो उनके पास ऑर्फन मिले हैं उनको अराउंड इन द कोविड-19 सिचुएशन, तो उन्होंने वहां पर अपने लिए जो 3,500 का जो उनका अमाउंट है उनके बैंक अकाउंट्स में सारे बच्चों के लिए जो है, जो फैमिलीज उनको संभाल रही है उनके लिए उनको ट्रांसफर करवाया है। आंध्र गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप उठाया है जहां पर उन्होंने 241 चिल्ड्रन को पाया है which lost their parents due to COVID-19. Now they were again the poverty line, जिसमें से 142 अगर आप देखो below the poverty line आते हैं, तो उनके लिए एक ex gratia amount of ₹10 lakh, ex gratia मतलब ऐसा compensation or the additional amount to be given to the people who lost their पेरेंट्स, तो उनके लिए ₹10 लाख करवाया है, जो होगा इम्प्लीमेंट थ्रू वुमेन्स डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी, ठीक है। उसी में अगर आप केरला का भी देखो तो केरला गवर्नमेंट ने भी 74 चिल्ड्रंस को देखा है जहाँ पर वो लोग ऑर्फन हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है काफी अच्छे से काम करेगा उन पेरेंट्स के
या जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है उनको टैकल करने। दैट इज अराउंड 2488 पेरेंट्स आर 88 स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। ओके, तो इसके ऊपर भी इन्होंने एक स्टेप लिया है। अगेन हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने लिया है। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि एक जो सेंटर की पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी के ऊपर स्टेट किस तरह से अपना अपना पावर में लिमिट्स में होकर काम कर रही है। So this is the best example of federalism. And next thing you have to remember is the states, जहाँ पर आप उसको मेंस के आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट हो जाती है, हमारी कर्नाटका हो गई, केरला हो गई, ओके, और जो भी है तेलंगाना हो गई। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं मिलकर काम किया है, दिल्ली है। तो ये आपको एक बेस्ट एग्जांपल मिल जाता है फॉर योर आंसर राइटिंग। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट लास्ट पार्ट, जहां हम एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, अगेन द लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन। इसके ऊपर हमने कल एक आर्टिकल देखा था जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात आई थी, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो पावर है, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके अंडर आता है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस की हुआ क्या था। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, वी ऑल नो, बट कुछ रैटिफिकेशंस लाए गए, दैट इज इन द 97 अमेंडमेंट एक्ट। और उस रैटिफिकेशन वो लाए जो गए थे, इट वाज डायरेक्टली बाय द सेंटर। तो यहाँ पर इस चीज को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो स्टेट्स की पावर है इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सेंटर, तो इट इज हार्मिंग द डेमोक्रेसी और हार्मिंग द फेडरल पावर ऑफ द स्टेट्स। तो एक चीजों को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो 97 अमेंडमेंट लाया है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन में, रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल। हमें ये बोला जाएगा कि सिर्फ आप फेडरल प्रिंसिपल के कॉस्ट पर डायरेक्ट रिफॉर्म्स मत करो। अगेन वन थिंग कि यहाँ पर जब भी कोऑपरेटिव सेक्टर रिस्पेक्ट टू स्टेट के ऊपर जब सेंटर कोई रैटिफिकेशंस करके या अमेंडमेंट करके 50% यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटर का असेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारी सेंटर है, द कोऑपरेटिव मूवमेंट सर्टेनली नीड्स रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइजेशन जरूरी है, बिकॉज आज जो हमारा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हो चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसकी वजह से प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हेल्ड किए जा रहे हैं, एंड दैट इज अगेन द दूसरा इफेक्ट जो उसका हुआ है, दैट इज 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2012 इफेक्ट में तो आ गया था, बट उसके अगेंस्ट फिर हमने चैलेंज किया। इस 97 अमेंडमेंट एक्ट में चेंज क्या लाया गया था कि उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पूरा ऑटोनॉमी दे दिया था, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग दे दिया था, प्रोफेशनल मैनेजमेंट दे दिया था, और ये इफेक्ट में आया था। बट यहाँ पर स्टेट्स ने इसके अगेंस्ट चैलेंज किया कि हमसे पूछा भी नहीं गया, हमसे रेक्टिफाई भी नहीं किया गया, एंड डायरेक्टली इस अमेंडमेंट को लाया गया। सो बाद में हुआ ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। ओके, फिर हमने अमेंडमेंट में इस अमेंडमेंट ने पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया था, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की थी, जिसमें पार्ट 9B ने बेसिकली बताया था कि जो स्टेट लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी है on out to contain including provision of the maximum number of directors, तो स्टेट लेजिस्लेशन है वो क्या डिसाइड कर सकता है। पार्ट 9 में ये बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर्स कितने होंगे डायरेक्टर्स के, हमारे रिजर्वेशंस किस तरह से होगी, SC STs की, वुमेन्स का कैसा होगा, ड्यूरेशन ऑफ टर्म्स कैसे होंगे इलेक्टेड मेंबर्स के, ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आता है हमारे कोर्ट के सामने कि whether this 97 amendment impacted the legislative domain. Legislative domain means the powers of the state legislature, okay, and therefore required ratification by the legislators in addition to the required two-third majority in parliament. Same चीज जो मैंने आपको बताई कि क्या इसने हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर को अफेक्ट किया है, यस, बिकॉज उनका रैटिफिकेशन लिया ही नहीं गया, दैट इज अराउंड 50%। अब ये सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले यही सेम इशू गया था गुजरात के हाई कोर्ट के पास,
जहां पर हमारे गुजरात के हाई कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को पहले ही इनवैलिड बोल दिया था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अमेंडमेंट को इनवैलिड बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी लिमिटेशंस है पार्लियामेंट की इन द अमेंडमेंट पावर is the requirement that certain kind of amendment to the constitution must be ratified। या यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो हमारी अमेंडिंग पावर है हमारे यूनियन की, यहाँ पर उनको कुछ जगहों पर हमारे स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन ऑफ 50% लेना पड़ता है और लेने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट बिलीव दैट एज अ सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन स्टेट लिस्ट वाज नॉट ऑल्टर्ड इन एनी वे बाय 97। उनका ये कहना है कि हमने 97 अमेंडमेंट से उनका कोई पावर को अमेंड नहीं किया है, बट यस डेफिनेटली इट वाज अफेक्टेड बिकॉज यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंडर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अगर आप उसको ऑटोनॉमी वगैरह दे रहे हो तो स्टेट का रैटिफिकेशन वाज नेसेसरी। So yes, thus in the absence of ratification by states, the amendment that sought to prescribe the outline of state laws on a state subject did not pass constitutional muster. Okay, the judgment may mean that the concern expressed by some about the adverse implication of the formation of new Ministry of Cooperation on federal principles could be true. But ये इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो हमारा डेमोक्रेटिज्म फंक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसको एनहांस करने के लिए हमारी ऑटोनॉमी को अनचेंज्ड ही रहना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा एक कोऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से फुलफिल होगा। सो दैट्स फॉर टुडे, होप यू ऑल एंजॉय, एंड जो नए हैं प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।